हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपको पता है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो मतलब इसमें टाइम ज़्यादा इस वजह से लगा है ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मतलब इजी वे में समझ आ सके। मतलब एक पूरे टॉपिक है जो उसको थोड़ा छोटा करके पोर्शन में समझाने की कोशिश की गई है और जिसमें आप लोगों को समझाया गया है ताकि मतलब सारी चीज़ें हैं वो एक साथ कंबाइंड ना हो और मतलब आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से जो पार्लियामेंट है चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, लेंथी चैप्टर है, तो इसी के छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कई स्टेज में इसको बांट दिया गया है। तो आज इसमें समझेंगे, हम इसमें देखेंगे कि लीजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो विधायी प्रक्रिया है वो किस तरीके से मतलब विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि संसद के दोनों सदन हैं उनमें किस तरीके से होती है, हमारा किस तरीके से कोई एक्ट है वो हमारा अधिनियम मतलब कि जो हमारा कोई किसी तरह कोई बिल है वो किस तरीके से हमारा एक्ट बन जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवाल। देखिए, स्टार्ट करने से पहले वही जो जैसे कि हमारे हमसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जैसे कि वो कहते हैं जिनके कोटेज से हैं हम वो फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे, इसलिए सपने देखना देखिए कोई गलत बात नहीं है, परंतु उन सपनों के लिए आपको मेहनत भी करनी है। जब तक आप देखोगे नहीं सपने, महान सपने नहीं देखोगे तो वो सपने पूरे भी नहीं होते। स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है यानी कि विधायी प्रक्रिया है किस तरीके से होती है, कि किस तरीके से जो हमारा बिल आता है मतलब बिल है किस तरीके से हम उसको एक्ट बनाते हैं और किस तरीके से ये जो है वो कार्य करता है। तो इन सभी के बारे में जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। मतलब देखते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि जो बिल है जैसे कि सदन है उसके दो हाउस हुए हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। तो दोनों को सदनों में से पास होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों सदनों में पास होने का मतलब है कौन से सदन में पहले आ रहा है, कौन से सदन में बाद में आ रहा है, किसको पावर ज़्यादा दी गई हुई, किसको कम पावर्स दी गई हुई हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा बिल है पहले लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा में लाया जाता है, कितनी कितनी की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है या कितने बंदे इसको पास करते हैं। तो उन सभी के आधार पर देखेंगे कि किस किस मतलब स्टेज है उससे गुजरना पड़ता है एक बिल को पास होने के लिए, कौन कौन सी स्टेज से है जो गुजरना पड़ता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर बात करते हैं, ये भी नहीं देखा जाएगा कि इसके अंदर कौन सी जो पावर्स है किसको ज़्यादा पावर्स दे रखी है, किसको कम पावर्स दे रखी है और इसी में लाया जा सकता। तो वो सारी की सारी बात में जो हम डिटेल में देखेंगे इसमें। देखिए, इट इज़ आइडेंटिकल इन बोथ द हाउस। मतलब ये जो आपका जो बिल लाया जाता है वो सारा का सारा जो है वो दोनों हाउस में ही, सदन में ही, दोनों सदनों में ही संपन्न होता है और प्रत्येक सदन में मतलब एवरी बिल हैज़ पास द सेम स्टेज इस हाउस। मतलब जो दोनों हाउसों में जो कि इसे जो दोनों हाउस है उसके अंदर मतलब सेम प्रोसीजर होता है। मतलब समान चरणों के माध्यम से ही अगर सेम प्रोसीजर का है तो उसी के आधार पर होता है। ए बिल प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, मतलब ये है कि संसद में जो बिल पास होते हैं किस तरीके से बनता है। प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन में विधायी विधायी है जो मतलब प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से एक्ट और लॉ बनता है। तो उसके आधार पर हम इन चीज़ों को देखते हैं मतलब किस तरीके क्या क्या प्रोसीजर जो अपनाए गए। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ के टू काइंड्स ऑफ बिल है, दो तरीके के बिल होते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले बिल होते हैं पब्लिक बिल, दूसरे बिल होते हैं प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को ही आपका गवर्नमेंट बिल के नाम से जाना जाता है और प्राइवेट बिल को आपके प्राइवेट मेंबर्स बिल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसे कहा जाता है एक तरीके से सरकारी बिल, सरकारी विधेयक, और दूसरे कहा जाता है गैर सरकारी। अब देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है इसमें सरकारी बिल या सरकारी विधेयक, तो मतलब ये वैसे पर्सन के द्वारा लाया जाता है जो कि सरकारी होते हैं, मतलब सरकारी के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखे हैं, जैसे कि हमारे मिनिस्टर हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब उनके द्वारा लाया गया ये बिल पब्लिक बिल कहलाया जाता है। परंतु एक और दूसरे पर्सन जो होते हैं, अदर पर्सन होते हैं जो कि गैर सरकारी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा लाया। जैसे कि हम बात करते हैं सांसद की, मतलब जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके द्वारा ये बिल लाया जाता है, तो उसको हम प्राइवेट बिल की संज्ञा में रखते हैं। मतलब प्राइवेट बिल की जो संज्ञा है उसको अंदर हम इसको शामिल करते हैं। और पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल का अंदर यहाँ पर भी एक भी देखा जा सकता है कि मतलब ये है कि ये जो है वो संसद के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, परंतु ये जो प्राइवेट बिल है वो संसद में मंत्री के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है। मतलब वो तो होते ही होते हैं, तो साथ में उसके अलावा जो और भी पर्सन हैं उनके अलावा भी पेश किया जाता है। जैसे कि इसमें ये जैसे देखते हैं कि जैसे हम पब्लिक बिल की अगर बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स की जो नीतियाँ होती हैं मतलब
तो उनके बारे में बात करते हैं। परंतु इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक मामले पर जो विपक्षी दल होता है, मतलब जो कि कुछ ऐसे बिल जो सार्वजनिक से रिलेटेड है, सार्वजनिक मामलों से रिलेटेड है, मतलब सोशल इशूज से रिलेटेड है, तो मतलब उनके आधार पर जो हमारे विपक्ष के दल के जो पर्सन बैठे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर उनको दिखाते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं। और संसद में कई बार देखे जैसे कि इन बिलों के जो है प्राइवेट बिल्स होते हैं, इनकी मतलब संसद में कई बार इनकी जो पारित होने की जो उम्मीद भी होती है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब कम उम्मीद होती है कि जिसके आधार पर ये जो है वो पास होते हैं। तो उस आधार पर इन बिलों को देखा जाएगा। बाकी आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके डिफरेंस देखेंगे आगे, लेक्चर आगे के उसमें स्लाइड में हम आगे देखिए। इसमें जो इन दिस बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, ये जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैन बी आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, मतलब 4 कैटेगरी के आधार पर दिया जाता है। मतलब जो बिल है वो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला बिल आता है आपका ऑर्डिनरी बिल, जिसको हम लोग सरकारी मतलब साधारण विधेयक बिल बोलते हैं, मतलब कि विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट। मतलब ये वैसे बिल होते हैं जो कि वित्तीय विषयों के अलावा सभी विषयों से संबंधित है, मतलब वित्त वाले जो विषय हैं इसके अंदर वो शामिल नहीं होगा। वित्त वाले विषय का मतलब ये जो आपके वित्त से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल नहीं करते, मतलब इनके अलावा जो बिल होते हैं वो साधारण विधेयक कहलाए जाते हैं। दूसरा आता है मनी बिल। मनी बिल का मतलब होता है धन विधेयक, मतलब वे सारे विधेयक विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब ये सभी विधेयक वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं। वित्तीय विषयों से मतलब जो पैसे के लेन देन से होते हैं जिनमें, और ये कहीं ना कहीं जो जिसके अंदर ये शामिल किया जाता है कि किसी से टैक्स लेना है, मतलब कितना टैक्स लिया जा रहा है, कहाँ लिया जा रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चे वगैरह हैं, लोक व्यय जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सारे के सारे जो हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल बिल, जिसको हम वित्त विधेयक कह रहे हैं। मतलब ये सभी जो होते हैं बिल जो होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं। परंतु वित्तीय विषयों से संबंधित होने के मामले में इसमें एक यह है कि ये डिफरेंट होते हैं मनी बिल से, मतलब इनको मनी बिल से जो है वो अलग किया गया है। बाकी इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि स्लाइड में कि किस तरीके से इनको अलग किया गया। और नेक्स्ट आता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब यह है कि संविधान संशोधन विधेयक, वे सभी विधेयक जो संविधान के मतलब उपबंध होते हैं, मतलब अमेंडमेंट होता है, प्रोविजन होता है, मतलब संविधान के जो उपबंध होते हैं, संविधान के उपबंधों में संशोधन करने से संबंधित है। मतलब संविधान का जो कोई भी उपबंध दिया रखा है उसमें हमें किसी प्रकार का संशोधन करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो उसके आधार पर इनको शामिल किया गया है। देखिए अब देखते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल जो होते हैं उसके अंदर डेफिनेशन सॉरी उसके अंदर अंतर को किस तरीके से। देखिए सबसे पहले पब्लिक बिल की अगर बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, मतलब ये जो है संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और ये जो संसद में मंत्री के अलावा मतलब संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा जो है वो पेश किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा, ये संसद में किसी मंत्री के अलावा किसी व्यक्ति क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइवेट की बात कर रहा है, मतलब गैर सरकारी, और यहाँ पर पब्लिक की बात कर रहा है यानी कि सरकारी की बात कर रहा है। दूसरी बात करता है कि सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये कि रूलिंग पार्टी जो सत्ता में रूल पार्टी है, मतलब जो उस समय प्रेजेंट वर्क कर रही है, मतलब ये सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। और कहीं ना कहीं ये जो होता है अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर, मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी होते हैं पब्लिक मैटर्स के उनको रिफ्लेक्ट करता है, कहीं ना कहीं उनके जो सार्वजनिक मांगों को प्रदर्शित करता है, देगा कहा जाए तो मतलब उनके विचारों को। नेक्स्ट आता है इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब ये है कि संसद में जो है इसके पूरे होने की जो है उम्मीद रहती है, मतलब पूरी उम्मीद होती है संसद में इसके द्वारा अगर यह जो पारित हो जाता है। क्यों पारित इस वजह से हो जाता है क्योंकि सरकार रहती है, जिसकी सरकार है मतलब उसमें उम्मीद लगा रहता है कि पारित हो जाती है, परंतु इसकी जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब संसद में पारित होने की उम्मीद कम रहती है। मतलब ये एक वैसा लगा रहता है कि मतलब क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस आधार पर मतलब इसकी उम्मीद जो बहुत ही कम रहती है कि क्या पता होगा। इसमें देखिए कि इसमें यह है कि जो अगर इट इज रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन वांट टू पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, मतलब इसके अंदर ये कहता है कि जो आपका सदन द्वारा है, मतलब कि अगर ये इसको मतलब स्वीकार नहीं करा जाता है, अस्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके आधार पर होने पर जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसमें सरकार को इस्तीफा देने का मतलब जो सरकार है वो हट सकती है, उस समय टाइम से पहले ही इस्तीफा दे तो टाइम से पहले ही हट सकती है, अगर इसमें किसी प्रकार से उसको सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
परंतु इसमें क्या होता है कि अगर इसमें अगर स्वीकार ना किया गया हो, प्राइवेट बिल को अगर स्वीकार ना किया गया तो इस आधार पर सरकार पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब ये है कि सरकार को किसी तरीके से इसमें जो है रिजाइन देना नहीं पड़ता है। इसमें देखिए कि इसमें जो हाउस है उसको रिक्वायर्स होता है 7 डेज का नोटिस, मतलब सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस जो होता है वो अनिवार्य होता है। 7 दिनों का नोटिस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग 7 दिनों का नोटिस दे रहे हैं जिसके आधार पर ये पब्लिक बिल में, परंतु इसमें जो संसद में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 1 माह का नोटिस होना चाहिए। मतलब जो प्राइवेट बिल है इसमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। देखिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप लोग इसे पढ़े तो मतलब ये ध्यान रखिएगा जो पब्लिक बिल है उसमें 7 डेज का नोटिस है, इतना याद रखना, और जो प्राइवेट बिल है उसमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको पारित करवाने का थोड़ा हमारा जल्दी रहता है प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि अभी ऊपर बताया कि मतलब इसके पारित होने की जो उम्मीद है वो थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टेड किया जाता है, मतलब इसे जो संबंधित विभाग द्वारा मतलब विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। ड्राफ्टेड विद द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, मतलब इसका जो विधि विभाग होता है, कानून विभाग होता है, उसका परामर्श से जो है वो तैयार किया जाता है। परंतु इसका जो निर्माण होता है वो संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है, मतलब जिससे से रिलेटेड इसको इशू किया जाता है, मतलब उसी की इसकी जो है सदस्य की जो जिम्मेदारी होती है कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब उसी के आधार पर इससे सलाह मशवरा के आधार पर लेता है। नेक्स्ट आता है देखिए बिल्स, यानी कि बिल्स होता है वो 4 प्रकार के, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल आप लोगों को बताया है, मनी बिल है, और आपका फाइनेंशियल बिल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। मतलब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे हम इन 3 बिल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। हम इस बिल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए जो है वो पर्टिकुलर अलग से लेक्चर है आपका तैयार हुआ, तो जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के आधार पर मतलब इसका अलग से ही एक पर्टिकुलर वो बनाया जाएगा, जिसके आधार पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के तहत हम इसमें जो है वो संशोधन करेंगे, जिसके आधार पर बताया जाए। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और इसमें ये फाइनेंशियल बिल है, इनकी बातें करेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें ऑर्डिनरी बिल, सबसे पहले बिल आता है आपका ऑर्डिनरी बिल, जिसको हमने साधारण विधेयक कहा गया है। अब साधारण विधेयक की अगर बात करते हैं तो साधारण विधेयक ये है जैसे कि मतलब कि कई बार जैसे होता है कि बिल होता है, बिल आने के आधार पर मतलब ये है कि वो सभी बिल कहलाए साधारण विधेयक को, जैसे कि बता दिया कि मतलब वित्तीय विषयों के अलावा मतलब कुछ ऐसे बिल जो कि जिनका संबंध जो है वो वित्तीय से नहीं है, उनके अलावा जो सभी विषयों से संबंधित होता है उसको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है, यानी कि साधारण विधेयक कहा जाता है। अब देखिए इसमें ये है कि जब इस बिल को लाया जाता है तो उसके आधार पर ये जो बिल है वो 5 स्टेज से गुजरता है, जिसमें फर्स्ट रीडिंग है, फिर सेकेंड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग है, फिर बिल इन द सेकेंड हाउस है, और फिर असेसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। मतलब इन 5 स्टेज हैं, इन 5 स्टेजों में से जब ये गुजरता है तो उसके बाद ही इसको पारित जो है माना जाता है या पारित कर लिया जाता है। तो उस आधार पर इसके अंदर जो सबसे पहले बात देखते हैं फर्स्ट रीडिंग के। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, मतलब ये जो फर्स्ट रीडिंग है इसमें क्या करा जाता है कि इसमें जो बिल है उसका एक टाइटल दे दिया जाता है, मतलब उसे टाइटल दे दिया जाता है कि क्या है इस बिल का, मतलब कि इसमें मतलब किस तरीके से लाया जाता है, मतलब उसका नाम क्या है बिल का, तो वो दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइटल दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि सदन के जो है साधारण विधेयक जो है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब या तो लोकसभा में लाया जाएगा या फिर सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, या तो लोकसभा में ले आए या फिर दूसरा हम ले आएंगे इसको राज्यसभा में, किसी भी सदन में हम लोग इसको जो है वो ले आए। और लाने के बाद ये है कि किसी भी विधेयक मंत्री द्वारा या फिर किसी भी सदस्य के द्वारा जो है वो लाया जाएगा। देखिए स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे तो समझने में भी आसान रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होना प्लीज़ आप लोग। तो उसके बाद जब ये है कि जब इसको लाया जाता है किसी भी सदन या मंत्री के, विधेयक मंत्री है या फिर सदस्य द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, और जो भी सदस्य है कि इसको जब प्रस्तुत करना चाहता है या प्रस्तुत करना पड़ता है तो इसकी जो है अग्रिम सूचना पहले देनी पड़ती है, मतलब सदन को चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्य, इसकी पहले सूचना देनी पड़ती है। और इसको सूचना देने से पहले मतलब जब प्रस्तुत करने की जब अनुमति देता था तो इस विधेयक का जो है मतलब जब उसको अनुमति मिल जाती है कि हाँ भाई आप लेके लगा दो, तो इसका जो हमें जैसे कि शीर्षक बने हुए पहला होता तो इसका हमें शीर्षक बताना पड़ता है और इस बिल का हमें उद्देश्य बताना पड़ता है कि क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए इसको लाया जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात देखिए इसको लाने के बाद मतलब इतना ही काम खत्म हो जाता है, परंतु इस पे किसी भी रूप में इस बिल पर कोई भी चर्चा नहीं की जाती है, और कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा के बिना मतलब इसको जो है आपके गजट में जो भारत का गजट ऑफ इंडिया होता है, मतलब भारत का जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित कर दिया, मतलब उसमें पब्लिश कर दिया जाता है। अब देखिए जैसे गजट का मतलब बता रहा था, किसी पर्सन का अगर नाम गजट में लिख जाता मतलब एक गजटेड ऑफिसर हो गया ना वो, कि गजट में नाम लिख गया तो गजटेड ऑफिसर, तो उसी आधार पर इसी का जो है वो गजट में जो है प्रकाशित कर दिया जाता है। और जब प्रकाशित करने से पहले जैसे भी प्रकाशित कर दिया जाता तो उसमें विधेयक के संबंध में सदन की जो है कोई भी किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती,
क्यों? क्योंकि इसका विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण है उसका प्रकाशित होना ही उसका फर्स्ट रीडिंग कहलाता है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये है कि आया हमारे पास, हमने उसका शीर्षक देखा, उसका उद्देश्य देखा, क्या उद्देश्य है, क्या शीर्षक है, उसके आधार पर हमने इसको गजट में शामिल कर दिया। गजट में शामिल होने के आधार पर फिर ये जो है वो फर्स्ट रीडिंग वाला जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है, मतलब फर्स्ट स्टेज है, वो हमारी जो है वो खत्म हो जाती है। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि इस पे पहले सदन में किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं होती, इसका उद्देश्य और शीर्षक हम लोगों को बताना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सेकंड रीडिंग। देखिए सेकंड रीडिंग वाला है जो थोड़ा सा सॉरी, जो सेकंड रीडिंग वाला है, सेकंड रीडिंग वाला जो है द्वितीय पाठन है, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है इसको सेकंड रीडिंग वाले पोर्शन को। मतलब इसमें यह है कि इसमें जो भी विधेयक है उसकी पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं डिटेल में उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसे समीक्षा की जाती है, मतलब उसकी पूरी रीडिंग की जाती है कि मतलब, और इस चरण में इसको अंतिम रूप दिया, मतलब फाइनल जो रूप है वो टच दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि इसमें ये चरण देखा जाता है, मतलब इसमें भी जो सेकंड चरण है इसमें भी 3 तरीके के 3 स्टेज, इसके अंदर भी 3 स्टेज आते हैं जिनको शामिल किया गया है। जैसे कि 3 स्टेज में आता है कि जो साधारण बहस की अवस्था होती है। सबसे पहले ये होता है कि साधारण इसके जो विधेयक की छपी हुई, मतलब जो ये विधेयक आता है इसमें जो कॉपीज़ है उनको प्रिंट करवा लिया जाता है, और करवाने के बाद जो सभी सदस्य होते हैं इनको बांट दी जाती है। तो उसमें जो विधेयक का जो भी सिद्धांत होता है या जो भी उपबंध होता है उस पर चर्चा होती है, और लेकिन विधेयक पर किसी प्रकार से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। क्यों? संसद जो है किसी में मतलब विचार विमर्श नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या मुद्दा रहा है, क्या नहीं रहा है। उसके आधार पर यह है कि इसको करने के आधार पर इसमें कहीं ना कहीं 2-3 स्टेज उत्पन्न होती है। जैसे कि जो सदन है वो संसद है, इसमें इस विधेयक से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार के 3-4 बातें हैं जो ये कदम है वो उठा सकता है। जैसे कि या तो वो इस पर तुरंत चर्चा कर सकता है, और तुरंत चर्चा कर सकता है कि, या फिर चर्चा करने के लिए कोई अलग जो डेटी है, मतलब जो डेट है, तिथि है, उसके आधार बता सकता है कि इस डेट को होगी। या वो कहता है कि इसकी जो प्रवर समिति होती है उसको सौंप दिया जाता है। या हो सकता है कि कई बार इन दोनों के, मतलब ये जो है उसके आधार पर कई बार होता है कि जैसे कि किसी एक सदन द्वारा, मतलब जो सदन है, दोनों सदन लोकसभा है राज्यसभा, मतलब किसी एक में रुक गया है दूसरे में नहीं आया, तो वो इस आधार पर इसके जो है संयुक्त बैठक बुला के भी इसके बारे पर जो है वो डिस्कस कर सकता है, या दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति है उसको भी सौंपा जा सकता है। दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ होते हैं उनमें डिसीजन लेने के एबल नहीं है या मुझे समझ नहीं आता, तो कई बार ये करते थे इसको सार्वजनिक कर देते हैं। सार्वजनिक करने का मतलब है कि जो जनता के विचार है उनको भी जाना जा सकता है, इसके अंदर की क्या क्या विचार आप लोगों के हो सकते हैं। तो इस आधार पर जब ये उस जो प्रवर समिति के जो उसमें सदस्य होते हैं जिनके द्वारा जहाँ पर ये विधेयक लाया गया था, उसमें संयुक्त समिति दोनों सदन के सदस्य होते हैं। मतलब जो मैं जैसे बताया था मैंने अभी, संयुक्त जो समिति होती है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं, तो उस आधार पर यह कहता है कि उसमें दोनों सदनों के जो है सदस्य बैठते हैं, उस आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है कि इसी के अंदर जो सेकंड रीडिंग के अंदर जो सेकंड स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 स्टेज हैं जिनके आधार पर, मतलब इसमें सेकंड स्टेज ये है कि जब इस समिति को सौंप दिया जाता है तो उसमें जो है वो स्टेप टू स्टेप इस पर विचार विमर्श करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कि किस तरीके से कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, और उसको करने के बाद फिर ये है सदन को वापस दे देती है। और सदन को वापस पहुंचने के बाद फिर जो है इसमें विचार विमर्श की अवस्था आती है, और विचार विमर्श में भी आता है कि किस तरीके से कार्य, मतलब इसको लागू किया जाए, इसमें कुछ संशोधन करना है या नहीं करना है, या बिना संशोधन के ही स्वीकार हो जाते हैं। तो इस आधार पर इन सभी में सोच विचार करने के बाद ये जो है वो बाद में विधेयक का हिस्सा बन जाता है। मतलब ये जो संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है या नहीं करे जाता, तो उस आधार पर ये है जो वो मतलब एक कहते हैं कि उसका विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आता है जैसे कि तृतीय, इसमें आधार पर यह कहता है कि इसमें जो इस चरण में जो है कि विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। मतलब कि जो ये विधेयक आया है इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर दूसरे बताया कि विधेयक में जो कोई भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि सदन का जो बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक को मतलब पारित ही समझा जाता है। अगर कोई सदन इसे पारित कर लेता तो इसको हम लोग समझते थे कि हाँ ये पारित ही है। और उसके बाद जब दूसरे, मतलब जब पारित समझ जाता है तो दूसरे सदन को फिर भेजा जाता है। उसमें दूसरे सदन को भेजने का मतलब उसके द्वारा विधेयक पर कोई भी विचार करना हो या उसकी स्वीकृति देने के लिए तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। और दूसरे सदन में भी जब ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं जब दूसरे सदन में क्योंकि अप्रूवल मिल जाता है तो संसद के द्वारा इसको कहीं ना कहीं पास करने की, मतलब ये है कि संसद के द्वारा इसको पारित समझा जाता है या पारित कर दिया जाता है।
नेक्स्ट आता है बिल इन द सेकंड हाउस। दूसरे सदन में जब ये विधेयक पहुंचता है तो किस तरीके से पहुंचता है, जैसे कि इसमें 3 स्टेज हो गए थे, पहले वाले में फर्स्ट सेकंड और 3 स्टेज होते हैं, उनके आधार पर जो है वो दूसरे सदन में भेजा था, और उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं 3-4 जो विकल्प होते हैं उसके सामने भी होते हैं। कहता है कि जैसे कि विधेयक आया है या तो उसी रूप में उसको पारित कर दे, मतलब जैसे कि पहले फर्स्ट हाउस से आया है तो उसके आधार पर या तो ऐसे कैसे उसको पारित कर दे, और दूसरा है कि मतलब बिना संशोधन के, या फिर ये कहता है कि उसमें संशोधन के साथ प्रथम जो मान लीजिए उसमें कुछ संशोधन करना है, जैसे कुछ बातें उनको एक्सेप्ट नहीं समझ नहीं आ रही तो उसके आधार पर जैसे कि वापस भेजा, मान लीजिए लोकसभा के द्वारा ये ऊपर से पास होकर आ गया है तो राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा कई बार क्या करती है कि इसमें कुछ संशोधन करके विचार करने के लिए इसको दोबारा ऊपर भेज देती है, मतलब इसमें कुछ जो है आप लोगों को कुछ विचार विमर्श करना है, तो उसके आधार पर वे इसको अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार करने के आधार पर जब नहीं करता है तो किसी प्रकार ना कार्यवाही नहीं की जाती है, मतलब वो नहीं मानते तो इसके आधार पर उसको वो क्या कर सकता है, कई बार लंबित भी कर सकता है, मतलब उसको पड़ा रहने दे सकता है। और उस आधार पर देखिए जब कई बार होता है कि जिसमें संशोधन के साथ जब विधेयक को पारित कर दिया जाता है या स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, मतलब ये है कि एंड में जैसे भी होता है तो सारी बातों को अगर हम जैसे कहते हैं कि मतलब वहाँ से आने के बाद है या उनमें किसी प्रकार का दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके आधार पर प्रेसिडेंट को इसमें ये भी पावर दी गई है कि वो दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का कौन सा आर्टिकल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो आर्टिकल 108, मतलब आर्टिकल 108 के तहत जो प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है कि द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब अनुच्छेद 108 के अनुसार जो राष्ट्रपति है उसको अधिकार दिया गया है कि वो एक संयुक्त बैठक बुला सकता है इसके आधार पर, विधेयक को पारित करने के आधार पर, और उसके बाद जब ये मान लिया जाता है तो उसके बाद इस विधेयक को जो है पारित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो राष्ट्रपति है उसकी स्वीकृति, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में जैसे कि बताया गया है कि उन दोनों में से जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ठीक है तो मान लिया जाता है, और नहीं तो उस पर भी राष्ट्रपति के सामने कई बार 2-3 विकल्प उत्पन्न होते हैं, जैसे कि या तो वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है, दूसरा अगर स्वीकृति नहीं देता तो उस स्वीकृति देने के लिए उस विधेयक को रोक सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि पुनर्विचार के लिए वापस भी उसको भेज सकता है, और पुनर्विचार के लिए जब वापस भेज देता है तो उसके आधार पर किसी आधार को उसमें कोई भी संशोधन नहीं करते हैं, मतलब सीधा का सीधा डायरेक्ट फिर प्रेसिडेंट के पास वो भेज देता है, तो प्रेसिडेंट जो है उस पर कहीं ना कहीं सिग्नेचर करने के लिए जो है वो बाध्य होता है। और कहीं ना कहीं जब कई बार ऐसा होता है तो राष्ट्रपति इसमें वास्तव में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति इसमें कई बार अपनी जो निलंबनकारी वीटो शक्ति होती है उसका भी प्रयोग इसके अंदर वो कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मनी बिल। मनी बिल की बात करें तो देखिए जो मनी बिल है कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है इसमें आर्टिकल 110 के बारे में बताता है कि मतलब अनुच्छेद 110 के अनुसार मतलब धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और कोई भी विधेयक तब तक धन विधेयक माना जाएगा, मतलब कि इफ मनी बिल कंटेन्स ओनली प्रोविजन, मतलब ये कहता है कोई भी इसमें अभी धन विधेयक अभी जब उस समय माना जाएगा जिसके अंदर इसमें कुछ जो हमारे प्रोविजंस दे रखे हैं जिसके आधार पर कुछ मैटर से डील करते हैं, जैसे कि इम्पोजिशन, ओवल्यूशन, रेमिशन, अल्टरनेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, मतलब किसी टैक्स के बारे में बात करता है कि कर का अधिरोपण है, परिहार है, परिवर्तन है या विनिमय है, तो उस आधार पर इसको मनी बिल माना जाएगा। दूसरा कहते हैं कि बोरिंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या केंद्रीय सरकार द्वारा कोई भी लिया गया उधार धन है उसका विनिमय करना, तो उसको भी मनी बिल के अंदर मतलब इसको शामिल किया जाता है। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड, मतलब ये कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड जो होते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ विपदा उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो इस आधार पर कई बार होता है कि उसको निकालने के लिए कुछ हमें फंड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वहाँ खाना पहुँचाना है, पानी पहुँचाना है, या मेडिकल से रिलेटेड है, वो सारी देखी जाती है, तो उसके आधार पर जो भी फंड उनको लोगों को दिया जाता है, मतलब बाढ़ पीड़ित वगैरह को दिया जाता है कैसे हुए, तो वो सारे के सारे फंड जो होते हैं वो इसमें शामिल किया जाता है, मतलब ये सारे के सारे जो देखे जाते हैं वो मनी बिल के अंदर ही इनको जो है वो शामिल किया जाता है। तो उस आधार पर कहता है कि द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी फंड, मतलब ये कि इस आधार पर जो पैसे निकालने के जो भाई है, पैसे निकालना है, जमा करवाना है, तो वो सारे के सारे इसी बिल के अंदर तहत है, मतलब ये सभी चीज़ें जो मनी बिल के अंदर शामिल की जाती है। नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल आउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संचित निजी धन का विनियोग करना है। फिर डिक्लेरेशन करना है कि किसी भी भारत पे जो किसी प्रकार का कोई एनी एक्सपेंडिचर चार्ज हुआ है उसको कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाना चाहिए। या फिर ये कहता है कि द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि भारत के संचित या लोक लेखा निधि में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति है या उनका व्यय है या फिर उनकी निधियों का जो भी लेखा वेखा परीक्षण है वो सारा के सारे इसके अंदर लिखा जाता है। मतलब देखा जाए तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये जितने पॉइंट दे रखे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं जो आते हैं वो सारे के सारे मनी बिल के अंदर ही इनको जो है वो शामिल किया जा सकता है।
और कई बार ऐसा है जैसे कि इसमें कई बार हम एक वो भी ऑप्शन देख लेते थे, कोई भी विधेयक केवल निम्न कानून धन विधेयक नहीं माना, मतलब कुछ ऐसे कारण हैं जिनको धन विधेयक नहीं माना जा सकता, जैसे कि कोई भी जुर्माना है या धनीय शक्तियों का मतलब आंदोलन करना है। दूसरा की है कि किसी भी कोई भी फीस या सेवाओं के लिए जो फीसों की मांग करता है, मतलब कुछ ऐसे मैटर जो रिलेटेड कार्य होते हैं उनके लिए, या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा जो प्रयोजन के लिए कर का अधिरोपण है, उत्साधन है, मतलब धार के बंद करवाता है, तो उस आधार पर इन चीज़ों को जो शामिल नहीं किया गया है मनी बिल के अंदर, मतलब इन सभी बातों को शामिल किया गया। दूसरा कहता है इन एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ बिल और मनी और नॉट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब ये क्या है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, तो इसका जो अधिकार दिया गया है वो लोकसभा के जो स्पीकर है उनको दिया गया है। मतलब इस समय लोकसभा के स्पीकर बताइए कौन है इस समय? हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बताया कि जो इस समय लोकसभा के जो स्पीकर है वो आपकी सुमित्रा महाजन है। और अगर हम बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर, अगर बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि डिप्टी स्पीकर कौन है। तो उस आधार पर मतलब जो है वो अधिकार दिया गया है कि मनी बिल का कि मनी बिल है या नहीं, तो उसका अधिकार दिया गया है स्पीकर के, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है उसको। और ये जो अधिकार है हमारे राज्यसभा के स्पीकर को, मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन वगैरह है उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है डिसीजन इन द रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और लॉ और द आइदर हाउस द पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट, मतलब ये कहता है किसी प्रकार से मतलब इसमें डिसीजन जो लिया जाएगा, मतलब किसी प्रकार का जो डिसीजन लिया जाएगा, मतलब इसमें किसी भी हाउस के पार्लियामेंट संसदीय किसी भी हाउस से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, नहीं इवन और प्रेसिडेंट से किसी प्रकार का क्वेश्चन किया जाएगा कि उसके जो निर्णय किसी न्यायालय संसद या राष्ट्रपति द्वारा उनको चुनौती जो है वो मतलब नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इट कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, और ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर किया जाता है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो जो इनको क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि मनी बिल को जो इसे केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो मतलब इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है, मतलब इसको जो पहचानने का काम करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है एवरी सच बिल इज कंसिडर टू बी गवर्नमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द प्रेसिडेंट, इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, मतलब गवर्नमेंट बिल जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मिनिस्टर के द्वारा, कि जितने भी मतलब ये है कि कंसिडर किए जाते हैं जो भी और वे बिल वगैरह हैं तो उनके द्वारा ही कंसिडर किए जाते हैं। फिर ये कहता है कि राज्यसभा ऑन मनी बिल, राज्यसभा की जो है वो क्या स्टेटमेंट में, राज्यसभा है रेस्ट्रिक्टेड पावर्स एंड रिगार्ड ऑन मनी बिल, मतलब राज्यसभा है उसको रेस्ट्रिक्टेड पावर्स और रिगार्ड्स किया गया मनी बिल के तहत। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, मतलब ये जो इसको रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकते मनी, इट कैनली मेक द रिकमेंडेशन, मतलब ये केवल और केवल रिकमेंडेशन जो है वो बना सकती है उसके आधार पर। इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 40 डेज, मतलब 40 अगर ये उसके पास पहुँच जैसे कि उनके पास राज्यसभा के पास पहुँचता है तो उसको 40 डेज के अंदर इसको वापस करना पड़ता है। अगर नहीं होता है तो विद और विदाउट रिकमेंडेशन, या तो उस अपनी रिकमेंडेशन देने के साथ या नहीं देने के साथ। और जब ये लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल अदर रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, मतलब उसके आधार पर जब ये पहुंचता है तो लोकसभा जो उसकी जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है, मतलब राज्यसभा के जो इसमें रिकमेंडेशन होता है उनको अपने आधार पर देखता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, लोकसभा के द्वारा अगर किसी भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया जाता है तो ये बिल जो वो डीम्ड करता है कि देन बी पास बाय द बोथ हाउस इन द मॉडिफाइड फॉर्म, और उसके द्वारा मतलब दोनों सदनों के द्वारा ये जो है उसको समान शक्ति प्रदान की गई है। और इसके आधार पर ये कहते हैं इसको जो है वो मतलब पूरे तरीके से देखा जाए तो इसको जो है पास्ड कर दिया जाता है, यानी कि बोथ हाउस मॉडिफाइड दोनों के द्वारा इसको जो है वो पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल बिल। देखिए फाइनेंशियल बिल है, इंपॉर्टेंट बिल है, वित्त विधेयक जिसको कहा जा सकता है कि द बिल्स आर डील्स विद द फिक्सल मैटर। फिक्सल मैटर्स की बात करता है यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ी ध्यान देना, फिक्सल मैटर यानी कि राजकोषीय मैटर की बात करता है, जिसके अंदर आपका रेवेन्यू यानी कि राजस्व और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, इन सभी बारों में बात की। मतलब फाइनेंशियल बिल का मतलब है कि वित्तीय बिल जिसमें रेवेन्यू और राजस्व आ रहा है या खर्चा हो रहा है उसी आधार पर दिखाया गया है, इसके अंदर शामिल किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के जैसे कि अगर बात करते हैं तो कोई भी आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें नए प्रकार के कर लगाना या कर में संशोधन करना, वो सारे के सारे जो विषय होते हैं वो इसी के अंदर शामिल किए जाते हैं, तो इसी के अंदर जो है इंक्लूड होते हैं। और इस आधार पर जो है ये बिल है उसको 3 भागों में बांटा गया, 3 काइंड्स में, जैसे कि मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 1171 और फाइनेंशियल बिल सेकंड आर्टिकल 1173, मतलब इन 3 काइंड्स में इनको बांटा गया है। सबसे पहले देखिए मनी बिल आप लोगों ने देख लिया जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, आर्टिकल 110 के तहत जो होता है वो
मनी बिल होता है। अगर देखिए बात करते हैं कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, मतलब जो सभी मनी बिल्स होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होता है, परंतु सभी फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे केवल कि वही वित्त विधेयक धन होते हैं जिनका उल्लेख जो संविधान के अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 110 में किया, मतलब उन्हीं को ही वित्त विधेयक की धन विधेयक होते हैं, मतलब उन्हीं वित्त विधेयक को ही धन विधेयक माना गया है। जैसे कि कहते हैं केवल वो वित्त विधेयक की धन विधेयक है जिनका उल्लेख जो संविधान के आर्टिकल 110 में ही किया गया है, यानी उसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके आधार पर धन विधेयक को जो है कि बताने के आधार पर कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं, और जिसकी परमिशन जो दी गई है, मतलब जिसका अधिकार जो दिया गया है वो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। अब देखिए इसमें बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें कि जो इट इज सर्टिफाइड द स्पीकर ऑफ लोकसभा और मनी बिल, मतलब इस पे जो लोकसभा के स्पीकर उसके द्वारा बताया गया है। फिर फाइनेंशियल बिल 1 और 2 ऑन द अदर हैंड हैव बीन डील्ड विद इन आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 117 के जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। किस तरीके, देखिए हम यहाँ पर दो चीज़ें लेते हैं, एक तरफ बांटते हैं आर्टिकल 117 को, एक तरफ आर्टिकल 117 विधेयक 1 को बांटते हैं, और दूसरी तरफ हम इसको दूसरे वाले को शामिल करते हैं। 117 के तहत हम जो है सेकंड वाला है उसको शामिल करते हैं, मतलब सेकंड वाले को यहाँ पर शामिल करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले देखिए पहले वाले में हम देखते अंतर क्या है, जैसे कि इसमें देखता है कि एक वित्त विधेयक है या फिर वह वित्त विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 के जितने भी मामले होते हैं वो सभी के सभी शामिल होते हैं, मतलब उनके जिसके आर्टिकल 110 में जो दे रखा है वो सभी शामिल होते हैं। मतलब इसके अलावा जितने भी अन्य मामले हैं जैसे कि जिसमें ऋण से संबंधित है, यानी कि और या फिर वित्त विधेयक के दोनों रूपों में धन विधेयक के समान है, उनको शामिल किया जाता है। जैसे कि ये जो दो हैं वो दोनों के दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, दोनों को जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जाते हैं। एक सभी मामलों में जो एक वित्त विधेयक, वह वित्त विधेयक जिसके आधार पर, मतलब कहते हैं ना कि वो साधारण विधेयक है, मतलब वो जो वित्तीय विषयों से अलग हटके हैं उनको मतलब साधारण विधेयक उसमें शामिल किया गया था, और राज्यसभा द्वारा भी इन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। और इस संबंध में जो कहते हैं ना कि इस संबंध में जो है विधेयक में प्रस्तावित कर सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर दिया जाता है या तब तक समाप्त या नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी सहमति ना दे दे। और इस आधार पर अगर इन दोनों में किसी प्रकार कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसमें प्रेसिडेंट जो है उसको आर्टिकल 108 के तहत, मतलब आर्टिकल 108 के तहत जो है वो संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 117 के अंदर, जैसे कि 117(1) में ये भी दिया गया है कि इसमें जैसे कि आप लोगों को बताएं कि इसमें जो कहते हैं ना कि कोई भी विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की, इसमें सबसे बड़ी बात है आप लोग इसमें याद रखिए कि कोई भी विशेष विधेयक या किसी विशेष संबंधित विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही मतलब पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब अगर वो परमिशन देते हैं तो ही माना जाएगा, अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो उस आधार पर उसको माना नहीं जाएगा। और इस वाले में जो है 17(3) में जैसे कि बात करते हैं कि 1173 में जो बताया गया कि ये जिस विधेयक को अधिनियमित या प्रवर्तित किए जाने पर भारत के संचित निधि से में कोई व्यय करना पड़े, वह विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की हो। मतलब इन दोनों में ये अंतर है दोनों का। मतलब इसमें जो है कि इसमें राष्ट्रपति जो है इसमें जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे तो वित्त विधेयक को संसद के किसी भी संबंध में पुनः स्थापित किया जा सकता है, मतलब जब तक वो परमिशन ना दे। और इसे प्रस्तुत करने के लिए जो है राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर इसकी परमिशन चाहिए परंतु यहाँ पर इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा यह है कि दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, या तो स्वीकार कर देंगे या फिर दोनों ही सदन इसको अस्वीकार कर लेंगे। और इस प्रकार जो है विधेयक में दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसको गतिरोध को खत्म करने के लिए यहाँ पर भी जो है अकॉर्डिंग आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पर भी ज्वाइंट जो सीटिंग है उसको बुलाने का अधिकार दिया गया है। और जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। इसके आधार पर इन दोनों में ये अंतर था जिसको हम लोगों ने बता दिया। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आप लोग जो फाइनेंशियल बिल 1 है, फाइनेंशियल बिल 3 है, जिसके आधार पर दो चीज़ें इसमें जो है वो शामिल कर रखी है कि वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 को। मतलब इसके अंदर भी दोनों चीज़ें, मतलब इसमें भी 110 के मामले आते हैं, उसमें भी 110 के मामले आते हैं। उसकी जो ये है कि इसमें वो सारे के सारे शामिल किया जाता है जो ऋण संबंधित होते हैं, मतलब इसमें फाइनेंशियल सेकंड में वो सारे के सारे जो ऋण संबंधित है। और इसके अंदर जो होते हैं मतलब इसमें भारत की संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं वो सभी के सभी उपबंध शामिल होते हैं, लेकिन इसमें कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया जाता है। ठीक है ना।
बाकी मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एंड थैंक्स अगेन।